हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन वाला क्लास आप लोगों को हमने बताया था। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के किरण पुंज के बारे में बता दिया था। ठीक, तो प्रकाश किरण पुंज कौन कौन था। एक किरण पुंज ऐसा था कि जिसमें जो है बाहरी जगह से आकर के एक जगह प्रकाश केंद्रित हो रहा था, तो ऐसा किरण पुंज। इस किरण पुंज को क्या कहेंगे भाई, इस किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। मतलब चारों बगल से आकर के एक जगह केंद्रित हो रहा है। ठीक, और एक ऐसा किरण पुंज था जो कि समांतर चल रहा था, तो इस किरण पुंज को हम कहेंगे भाई समांतर किरण पुंज। इस किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। इस किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक, और एक किरण पुंज ऐसा था कि एक बिंदु से जो है चारों तरफ फैल रहा था। याद है, एक बिंदु से जैसे टॉर्च से जो किरण पुंज निकलती है वो कैसा किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज, यानी कि चारों तरफ फैल रहा है, तो इसे कहते हैं भाई अपसारी किरण पुंज। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर ये बात कल समझ गए होंगे। आज इसी के बारे में जो है क्लियर बताएंगे लिख करके। ठीक, तो इसके बारे में आज लिख करके बताएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और जो चीज़ लिखेंगे आज इसके बारे में, वो चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग तैयार हो गए होंगे, तो आज स्टार्ट कर देते हैं। और जो बच्चे भाई सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आपको बताया जाएगा हर एक टॉपिक को। ठीक, तो हमें लगता है ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग क्लास फटाफट से। और जान लो कि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। हाँ तो प्यारे साथियों, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। आज थोड़ा सा जो है मेरा गला जो है ठीक नहीं है, मतलब खांसी हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा आवाज आज धीरे आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो भाई, हम किरण पुंज पढ़े थे। किरण पुंज में अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अब जान लेते हैं कि क्या होता है ये सब। तो यहाँ देखो भाई, अपसारी किरण पुंज के बारे में हमने बताया था कि किसी बिंदु से जो अगर प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ फैलता है, तो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। उदाहरण के लिए आप टॉर्च ले सकते हैं। टॉर्च जब आप जलाते होंगे तो टॉर्च से प्रकाश निकलता है, लेकिन एक ही जगह केंद्रित नहीं होता है। टॉर्च से जब प्रकाश निकलता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। ठीक, तो वो कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, वो किरण पुंज कहलाएगा भाई अपसारी किरण पुंज। ठीक, और जिस किरण पुंज में प्यारे साथियों क्या होता है कि प्रकाश एक बिंदु पर आकर के जमा होता है, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो उस किरण पुंज को कहेंगे भाई अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा, तो उस किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जो किरण पुंज भाई एक दूसरे के समांतर चलेंगे, दूर से कोई किरण पुंज आ रहा है, जैसे लेजर लाइट। तो लेजर लाइट में जो लेजर लाइट आप समझते हो, ऐसे लेजर लाइट एक छोटा वाला होता है, बहुत बचपन में खेले होगे भाई, अभी भी मेला में मिलता है। तो लेजर लाइट को जब जलाते हो तो वो बीच में पता नहीं चलता है कि वो लेजर लाइट किस रेखा में जा रहा है, लेकिन दूर जाकर के केंद्रित होता है। और जितना लेजर लाइट का यहाँ पर मोटाई है, आपके लेजर लाइट में उतनी ही मोटाई होती है जहां पर लेजर लाइट केंद्रित होता है। तो उसमें होता है कौन सा प्रकाश किरण पुंज भाई, उसमें होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक, तो हमें लगता है उदाहरण से आप लोग क्लियर थोड़ा समझ गए होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या होता है। भाषा के तौर पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब सारे किरण पुंज में लिखिएगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके क्या होती है, फैलते चली जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को आप सारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो उसका भाई यहाँ फिगर है फर्स्ट नंबर का। देखिए, यहाँ एक बिंदु से प्रकाश निकले और चारों तरफ फैल रहा है। उदाहरण के लिए कहे तो टॉर्च, टॉर्च कह सकते हैं उदाहरण के लिए। टॉर्च तो भाई छोटा मोटा ज्यादा नहीं होता है, पतला होता है टॉर्च। तो टॉर्च उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं भाई टॉर्च। टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो वो चारों तरफ फैलता है, तो टॉर्च आपको उदाहरण के लिए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज में जो है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत दूरी पर स्थित जो प्रकाश स्रोत है उससे जो किरण पुंज आता है उसको समांतर किरण पुंज माना जाता है। ठीक, समांतर किरण पुंज जो है मान लिया जाता है। बहुत दूर स्थित कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है बहुत दूर,
जिसकी जो दूरी है बहुत ज़्यादा हो सकती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे हो सकती है, तो वैसे वहाँ से अगर किरण पुंज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश निकलेगा भाई, और वो प्रकाश जो है आपके पास आ रहा है तो उस प्रकाश को भाई समांतर किरण पुंज कहा जाएगा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अभिसारी किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज का ये भाई देखिए एक दूसरे के समांतर किरण पुंज जाता है। ठीक, और थर्ड नंबर में है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जिसमें चारों ओर से प्रकाश को ला करके एक जगह केंद्रित किया जाता है। आप लोग बचपन में अगर कई बच्चे स्टूडेंट्स जो है किए होंगे, सूर्य पर से आते प्रकाश किरण को जो है लेंस से एक पेपर पर जो है केंद्रित किया जाता है, उसके बाद पेपर जल उठता है, वहां पर ये अभिसारी किरण पुंज का ही काम होता है। ठीक, जब तक अभिसारी किरण पुंज काम नहीं करेगा तब तक जो है पेपर नहीं जल उठेगा। तो प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, अब उसको जो है लेंस की मदद से जो है पेपर पर उतारा गया और एक बिंदु पर केंद्रित किया गया अभिसारे की तरह। ठीक, तो इसी की वजह से जो प्रकाश के इस अभिसारी किरण पुंज से क्या होता है कि पेपर जल उठता है। ठीक, तो उस पर क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज से जो है एक जगह पर प्रकाश केंद्रित होता है, तो उसमें लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज में कि इस प्रकार के किरण पुंज में जो होता है प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक, किसमें, अभिसारी किरण पुंज में, या फिर कहिए मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणें के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है भाई, घट रही है ना, ये तो दूर से आ रही है प्रकाश की किरण, और धीरे धीरे देखो यहाँ कितना दूरी है, यहाँ कितना दूरी, यहाँ कितना दूरी, मतलब दूर दूर में है। जितना दूरी अगर मान जितना दूरी यहाँ पर है उतना दूरी यहाँ पर है क्या, नहीं है, इससे कम दूरी है। यही कह रहा है कि ऐसे किरण पुंज में, मतलब अभिसारी किरण पुंज में जो है किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, जब तक कि प्रकाश के जहाँ पर केंद्रित न हो रहा है वहां तक न पहुंच जाए, तब तक जो है घटती ही रहती है, और जहां पर प्रकाश केंद्रित हो रहा है वहां पहुंचने पर इसकी दूरी शून्य के बराबर या शून्य के आसपास कह सकते हैं उतनी हो जाती है। ठीक, हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई ये 3 टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा है आपको क्लियर कर दिया जाए, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये टॉपिक देखो भाई, इस टॉपिक में क्या है भाई, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में दिया हुआ है। तो ये सब हमें उम्मीद है कि आप लोग बचपन में पढ़े हुए होंगे भाई। ख्याल कीजिए कि आप लोग 8वां में पढ़े हुए होंगे, 8वां से ये रिलेटेड टॉपिक है, और 8वां में क्लियर ये दिया गया है और बहुत बच्चे जानते होंगे। ठीक, तो 8वां में आप लोग ये पढ़े होंगे कि पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ क्या है भाई। जिससे प्रकाश पास कर जाता है, मतलब जिसके अंदर से प्रकाश आर पार हो जाता है, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिसके अंदर से प्रकाश आर पार नहीं होता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और जिसके अंदर से प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में, मतलब झलफलाहट के तरह जिसमें हमें कुछ दिखे, वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कहने पर तेल से भींगा हुआ कागज, उसमें आप देखेंगे कि झलफलाहट सा दिख रहा है, इस पार का उस पार का भी दिख रहा है, लेकिन झलफलाहट सा दिख रहा है, तो वो पारभासी पदार्थ कहलाता है। मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अपारभासी पदार्थ। तो यहाँ पर हम लिखे क्या है, बस यही से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। ठीक, बहुत आसान सा है। लिखे हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में कांच ले सकते हैं, कांच यानी कि क्या, शीशा, पानी, जल यानी कि हवा, हवा मतलब क्या, वायु। तो ये सब क्लियर आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग से जो होकर जो है अपने में से होकर जाने देते हैं, अपने छोटे भाग से होकर के जाने देते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब झलफलाहट से जिसमें दिखता है, तेल से भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच है, जैसे हम ले लेंगे घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज। ठीक, बैलून जब फुलाते हैं तो फुला हुआ बैलून में आप देख इस पार से उस पार दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक, रक्त यानी कि खून, जो खून बहुत पतला रहता है, दूध, पानी और दूध का जब मिलावट होता है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। घना धुआं, मतलब घना धुआं मतलब क्या, बहुत सारा धुआं एक जगह आ सकता है। ठीक, तो वो उसमें भी आप झलफलाहट सा देख सकते हैं, कुहासा जिसको कहते हैं। ठीक, कुहासा में आप देख सकते हैं, कुहासा भी आ सकता है यहाँ पर, कुहासा, कुहासा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुहासा भी आएगा।
ठीक। नेक्स्ट है कि अपारदर्शी पदार्थ, तो उसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, मतलब जाने ही नहीं देगा। ये तो थोड़ा थोड़ा जाने भी देता था पारभासी पदार्थ, लेकिन ये जाने ही नहीं देता है। ठीक, तो पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे हम ले ले तो लकड़ी, लकड़ी से भाई प्रकाश नहीं जाता है। ठीक, जब तक कि उसमें छेद ना हो। लोहा, ठीक, लोहा से भी प्रकाश नहीं जाता है। पत्थर से भी प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। रंग, रंग यानी कि पेंट, पेंट समझते हो, कलर, जिसको दीवार पर लगाया जाता है, कलर। ठीक, ये कलर से भी प्रकाश जो है आर पार नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए ये सभी जो है अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप बहुत चीजें ले सकते हो भाई, हम रंग कलर ही दिए हैं। इसमें आप ले सकते हो मानव का शरीर, मानव का शरीर जो है, मानव शरीर, इससे भी प्रकाश आर पार नहीं कर सकता मानव शरीर से। लेकिन पारभासी में यही मानव शरीर में पाया जाता है चम्र, चम्र यानी कि चमड़ा। ठीक, तो मानव शरीर में जो चम्र पाया जाता है, ऊपर का जो ये चमड़ा पाया जाता है, इस चमड़े से जो है प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर जाता है। ठीक, तो ये चम्र जो है ये पारभासी के अंतर्गत आ जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पारभासी के अंतर्गत आते हैं, मानव शरीर में है। वही मानव शरीर का दांत जो है वो अपारदर्शी पदार्थ में आ जाएंगे, क्योंकि दांत से प्रकाश पार नहीं कर सकते। ठीक, मानव शरीर का हड्डी से प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तो ये आ जाएंगे मानव शरीर का हड्डी, ये किस में आ जाएंगे भाई, अपारदर्शी पदार्थ में। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। मार्कर अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इससे जो है प्रकाश पार नहीं कर सकते। मार्कर के अंदर प्लास्टिक, मार्कर किससे बना है, प्लास्टिक से। उदाहरण में अपारदर्शी के उदाहरण में हम प्लास्टिक भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन वहीं पर प्लास्टिक का बना हुआ थैली, यानी प्लास्टिक का बना हुआ जो पन्नी है, ठीक, उससे प्रकाश आर पार कर सकता है थोड़ा थोड़ा, तो वो पारभासी में आ जाएगा। प्लास्टिक का पॉलीथीन, ठीक, प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होता है उससे थोड़ा थोड़ा जो है क्या पार कर सकता है, ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार कर सकता है, तो वो आ जाएगा भाई पारभासी में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पॉलीथीन, क्या लिख सकते हैं भाई, पॉलीथीन। ठीक, तो ये सभी बहुत सारे उदाहरण है हमारे आसपास के वातावरण में, जिससे आप पता लगा सकते हैं कौन पारदर्शी है, कौन पारभासी है, कौन अपारदर्शी है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, ये नेक्स्ट टॉपिक है भाई, ये टॉपिक देख लो, बड़ा ही मस्त टॉपिक है। देखो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के टॉपिक में आप पहुंचे। ये इससे पहले क्या था, बेसिक था, और जिसका भाई बेस मजबूत होता है ना, वो भाई कितना बड़ा भी मंजिल खड़ा कर सकता है। ठीक, जितना ज्यादा बेस मजबूत रहेगा उतना ज्यादा जो है वो मंजिलें बनाते जाएगा। जो ही बेस कमजोर पड़ेगा मंजिल गिर पड़ेगी। ठीक, तो बेस आपका जितना मजबूत रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक, तो इससे पहले जो बताए 5 मिनट 10 मिनट जो लगा होगा, उसमें आपको हम बताए हैं क्या, बेसिक चीज। ठीक, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसमें देखो भाई प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन पहले होता क्या है सो समझ लो। किसी वस्तु से प्रकाश अगर आ रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, और वो किसी वस्तु से टकरा करके फिर किसी दूसरे दिशा में वो चला जाता है। ठीक, तो ये जो प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आया और किसी वस्तु से टकरा कर फिर लौटने की क्रिया जो होती है, ठीक, वही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन अब क्लियर हो गया होगा। जैसे हमारे सामने लाइट लगा हुआ है, लाइट से प्रकाश आ रही है, और मान के चलो ये बोर्ड के जगह पर अगर समतल दर्पण रहता तो बोर्ड से टकराती वो प्रकाश, वो लाइट बोर्ड से टकराती और ठीक आगे निकल जाती, मतलब लौट जाती फिर प्रकाश। अगर सीधा टकराती तो जहाँ से आई है वहीं पर पहुंच जाती। लेजर लाइट अगर हमारे पास होता तो हम इसका उपयोग करके बता देते, लेकिन लेजर लाइट हमारे पास नहीं है। सो इसका उदाहरण हम एक चीज से दे सकते हैं, जब सुबह सुबह या फिर शाम, ठीक, इस टाइम में आप देखते होंगे सूर्य जब उगता है, तो उस टाइम पर आप एक चीज कर सकते हैं, दर्पण ले लीजिएगा। ठीक, दर्पण ले लीजिएगा और सूर्य की तरफ आप जब कीजिएगा तो वहां से फिर लाइट जो है, सूर्य का लाइट परावर्तित होकर कहीं और जाता है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल आप रात के टाइम में भी कर सकते हैं, जिस टाइम लाइट अगर जल रहा हो घर में तब, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, प्रकाश का परावर्तन कर सकते हो। जैसे सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हो सकता है प्रकाश का परावर्तन तो करके दिखा सकते हैं, नहीं हो पाएगा तो फिर भाई कोई बात ही नहीं,
वैसे हम करके देखते हैं। यहाँ पर नीचे जो है लाइट जल रही है और हम यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन करके देखते हैं। अगर हो सकता है सिंपल तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है हमने एक लाइट लिया, ठीक, यहाँ पर जो है लाइट जल रही है और यहाँ पर हमारे पास दर्पण है। तो ये दर्पण से अगर ये लाइट टकरा रही है, सिंपली अगर करें तो अभी जो है आपके कैमरे पर लाइट जा रही है। तो शायद जैसा दिख रहा है वैसा आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब क्लियर जो है आपको नहीं आ रहा होगा। अगर सिंपली चाहे तो अब शायद आ रहा होगा आपके कैमरे पे, ठीक। तो नहीं तो हम इसका एक और उपयोग कर दे सकते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, इधर से हम करके देखते हैं। 1 सेकंड। इधर तो लाइट आ गई, लेकिन 1 सेकंड थोड़ा सा जो है हमको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर देखो, हम देखते हैं कोशिश करके, अगर हो सकता है तो कर सकते हैं। देखो, हाँ अभी हो चुका था। बोर्ड पर आपको एक थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा। 1 सेकंड। हाँ, यहाँ देखो समतल दर्पण जहाँ लिखा हुआ है वहां पर लाइट दिखा, लेकिन यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं सो पहले बता देते हैं। हम यहाँ पर अगर चाहेंगे तो कैमरा स्टैंड को थोड़ा सा जो है हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। तो हम खोल दे कैमरा स्टैंड भाई, कैमरा स्टैंड को खोल देते हैं आराम से, ठीक। और आपको क्लियर समझा देते हैं लाइट का परावर्तन, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई, जो दर्पण हमने लिया था वो दर्पण यहाँ पे है, देख लिया। और इसका जो है देखो प्रकाश का परावर्तन जो इसका आप लोग देख रहे होंगे वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। दिख रहा है भाई? अभी तो नहीं दिख रहा होगा, 1 सेकंड। हाँ, अब वहाँ पर जो देखो लिखा हुआ है समतल दर्पण नीचे में, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा कि लाइट जा रहा है, ठीक। तो ये दर्पण का लाइट है। क्लियरली नहीं हो पाया, फिर हमसे जो हो पाया, हम जो कोशिश कर पाए उससे तो हमने करके दिखा दिया। अब थोड़ा सा स्टैंड को ठीक से लगाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं चाहते थे ऐसा करने के लिए। पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया भाई। तो चलो, अब हमें लगता है क्लियरली आप लोग लाइट अभी नहीं समझे होंगे, ठीक। क्लियरली समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए और प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें लेजर लाइट का उपयोग करना पड़ेगा। लेजर लाइट देखते हैं, अगर हो सकता है तो लेजर लाइट का उपयोग करके आपको समझा देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम कहने का मतलब, आपको सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक। तो अगर आप सूर्य की तरफ दर्पण को करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा कि उससे जो लाइट आ रही है वो कहीं और जाकर के दिखेगा आपको। आप सिंपली कैसे किए होंगे, अनजाने में किए हो या फिर आप जानबूझकर किए हो, ये काम आप लोग किए होंगे अपने लाइफ में, बचपन में भी किए होंगे, आजकल भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश के परावर्तन का, अगर प्रकाश को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाए तो वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना गया है, ठीक। और उसके बाद आता है प्रकाश परावर्तन के लिए। देखो भाई, प्रकाश का परावर्तन होता है, ये सभी बच्चे अब जान गए कि प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब जिस प्रकाश आता है फिर किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाता है। तो प्रकाश जब आता है किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाता है, तो इस टाइम जिस नियम का पालन करता है प्रकाश, ठीक। प्रकाश मतलब किसी वस्तु से आया, प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आया और किसी वस्तु से टकरा करके लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन जिस नियमों का पालन करते हैं, जिस नियम के पालन करते हुए ये प्रकाश आया और जिस नियम का पालन करते हुए ये प्रकाश दूसरी तरफ चला गया, दूसरे दिशा में चला गया, उस नियम को क्या कहते हैं भाई, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक। मान के चलो हम स्कूल गए, ठीक। हम गए स्कूल साइकिल से और साइकिल से हम स्कूल से फिर घर आ गए, ठीक। तो यहाँ पर हमारा नियम क्या था, हमारा नियम था साइकिल, मतलब हम किसका मदद लिए, साइकिल का। तो साइकिल की मदद से जो है हम घर गए और साइकिल की मदद से ही हम घर से स्कूल भी आए थे, ठीक। तो यहाँ पर हम किस नियम का पालन किए थे, जब आ रहे होंगे तो हम नियम पालन किए थे रोड के बाएं तरफ आने के लिए, और इधर से भी गए, स्कूल से भी घर गए तो बाएं रोड का बाएं
तरफ ही हमने पकड़ा, दाईं तरफ नहीं लिया। तो हम कभी भी जाएंगे तो रोड के बाईं तरफ से जाएंगे, आएंगे तो रोड के दाएं तरफ से आएंगे। ठीक, जिधर से गए, अगर हमें मान के चलो इधर से हम गए, इधर से गए तो हम इधर से जाएंगे तो हमारा रोड का बाईं तरफ हो जाएगा। किधर भाई? इधर हो जाएगा। उधर से जब घुरेंगे तो रोड का बाईं तरफ हमारे लिए हो जाएगा इस तरफ, लेकिन इधर जाने टाइम रोड का दाएं तरफ इस तरफ हो जाएगा। ठीक, तो हमने नियम क्या पालन किया कि हम किधरों से जाए या फिर आए, लेकिन अगर हम आए या फिर जाए इससे हमको मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, या फिर स्कूल से घर जा रहे हैं या फिर घर से स्कूल जा रहे हैं। ठीक, हम तो जा रहे हैं भाई। तो हम जब जा रहे हैं तो हम कौन सा नियम पालन करते हैं कि हम जाते वक्त जो है रोड का बाएं तरफ का जो है रास्ता, किनारा, बाएं किनारा यूज करते हैं। ठीक, तो ये प्रकाश का परावर्तन भी जो होता है कुछ इसी नियम का जो है पालन करता है। अगर सीधा आएगा प्रकाश का किरण पुंज और समतल दर्पण से टकराएगा तो फिर सीधा भाई निकल जाएगा, और जितना डिग्री कोण बना करके आएगा प्रकाश सोर्स से प्रकाश का किरण पुंज, उतना डिग्री का कोण बना करके निकल जाएगा। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक, तो अब भाई नियम तो बाद में लिखेंगे, कितने नियम है, कौन कौन से नियम है वो बाद में बताएंगे, वो भी बता देते हैं। यहाँ पर सिंपली पहले समझ लो। ठीक, फिगर बना दिए हैं, फिगर में समझा देंगे फिर उसको बता देंगे। पहले यहाँ समझ लो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो भाई प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण जो है प्रकाश का अच्छा परावर्तक है ऐसा माना जाता है। ठीक, वैसे है भी समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। तो लिखेंगे भाई प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, मतलब चलिए टकरा करके निकल जाती है। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? टकरा करके निकल गया, तो जिस नियम का पालन करते हुए वो आई और जिस नियम का पालन करते हुए वो टकरा करके निकल जाती है, उन नियमों को जो है क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। अब सिंपली यहाँ पर एक चीज समझा देते हैं। ये क्या है? प्रकाश आ रहा है, मान के चलो ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है प्रकाश? सूर्य से प्रकाश आ रहा है। ठीक, सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो ये हम यहाँ पर समतल दर्पण का एक बहुत बड़ा समतल दर्पण जमीन पर लेटाए हुए हैं। तो ये समतल दर्पण पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, मान के चलो समय 10 बजे सुबह में ये हम काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे में। ठीक, 10 बजे सुबह में हम जो है ये काम कर रहे हैं, तो 10 बजे सुबह में हमें जो है मान के चलो 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक, 45 डिग्री का कोण बना और प्रकाश का किरण जो है यहाँ पर समतल दर्पण से टकराया, लेकिन वो क्या हुआ कि 45 डिग्री कोण से टकराया तो ये 45 डिग्री के कोण से ही निकल गया। ठीक, इतना ही डिग्री कोण से निकलेगा क्योंकि समतल दर्पण है भाई, तो ये इसी कोण से जो है निकल गया। लेकिन ये जो प्रकाश किरण हमें आया वो आपतित किरण कहलाया। ठीक, आपतित किरण कहलाया। ठीक, और ये जो यहाँ से किरण फिर निकल गई, इधर निकल गया, तो इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, क्योंकि ये जो है निकल गया, मतलब दूसरे दिशा में जो ये निकल गया, दूसरी दिशा की ओर चला गया, तो परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण इसको कहेंगे। ठीक, तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे, यानी कि परावर्तन हो गया प्रकाश का। ठीक, किरण परावर्तित किरण हो गया। अब एक चीज यहाँ पर जान लो, ये डॉट डॉट क्या है? ये डॉट डॉट भाई कोई भी चीज अगर हम समतल पर रख देंगे तो वहां पर लंबवत होना चाहिए, अभिलंब होना चाहिए। ये एक तरह से लंब हमने सोचा, दिमाग में परछाई बनाई कि यहाँ पर एक लंब होगा, तो हमेशा यहाँ पर एक अभिलंब होता है, जिसकी वजह से हम कोण का क्या करते हैं? कोण का अनुमान लगाते हैं कैसा कोण बना। ध्यान दीजिएगा कि जिस डिग्री से आया है प्रकाश उसी डिग्री से निकलेगा समतल दर्पण में। ठीक, जैसे आया प्रकाश अभिलंब से आपतित किरण की डिग्री के बीच की डिग्री का कोण कितना था? 45 डिग्री। तो अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण भी 45 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों डिग्री में अगर जो है कम ज्यादा हुआ तो समझ लेना कि ये जो समतल दर्पण है वो समतल दर्पण नहीं है, ये खरोंच वाला समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण है भी तो उबर खाबर है इस दर्पण में, ये दर्पण कहीं टूटा फूटा हुआ जरूर है, तभी तो इस दर्पण में जो कोण बन रहा है वो समान कोण नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है बराबर होते हैं एक दूसरे का। दूसरा बात की एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है तो एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ तो भाई यहाँ पर एक चीज आप लोग हमें लगता है क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, मार्कर कहाँ रखा है? हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन जो है, ये कौन बराबर होना चाहिए, तभी जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होगा। दूसरा चीज, एक चीज इस नियम में होगा कि ये जो आपतित किरण है 100, परावर्तित किरण गई है 100, और इस समतल दर्पण पर जो अभिलंब हमने डाला है तीनों एक बिंदु से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब एक ही तल में होने चाहिए। तो वो तल कौन सा है? वो तल यहाँ पर ओ दिए हैं। ठीक, तो ये ओ बिंदु पर जो है तीनों मिल रहा है। देखो आपतित किरण आया, ये भी मिला, इसी तल से जो है परावर्तित किरण भी निकल गई, और इसी तल पर जो है अभिलंब भी है। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये तीनों जो है एक ही तल में, मतलब एक ही जगह पर होने चाहिए, तब प्रकाश का परावर्तन काम का नियम जो है लागू होगा। ठीक, तो दूसरा नियम क्या कि दोनों कोण जो है बराबर होना चाहिए, और पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक, ये आपतन बिंदु कौन सा हो गया? ओ ये क्या है? आपतन बिंदु है। तो इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर जो है होने चाहिए। ये जो है कंडीशन रहता है, और यही कंडीशन जो है प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करता है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलने वाले हैं, आपको बताएंगे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, और यहाँ पर बनता है भाई आपतन कोण। ठीक, यहाँ पर क्या बनता है? आपतन कोण बनता है। ठीक, और इधर क्या बनता है भाई? इधर बनता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? ठीक, परावर्तन कोण क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अब आगे बताएंगे। ठीक, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक, तो हमें उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और, ये NO क्या है? तो अभिलंब है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक, और ये यहाँ पर O क्या है? आपतन बिंदु है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस नेक्स्ट टॉपिक पर बताएंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, ये टॉपिक देखो भाई, इस टॉपिक में क्या है, कह रहा है इस टॉपिक में आप लोगों को बताने वाले हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, उसके बाद अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यही सब बताने वाले हैं। तो अब आप लोग तैयार हो, मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार होंगे। ये जो बातें हैं वो हमने फिगर में समझा दिया, एक बार और समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर इसके भाषा को देख लो कैसे लिखेंगे। आपतित किरण को लिखेंगे इस प्रकार से कि किसी सतह पर जो है पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक, आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है जिस सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहेंगे भाई? आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद भाई आ जाएगा परावर्तित बिंदु, क्योंकि आपतन बिंदु पर आपतित किरण टकरा गई, तो अब वहां से टकरा करके तो भाई निकलेगी, वहां से टकरा करके लौटेगी, तो परावर्तित किरण बनेगी। तो लिखेंगे जिस माध्यम में जो है चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है अभिलंब भाई। बिंदु तो हो गया, अब अभिलंब बिंदु पर ही बनेगा। तो अभिलंब हम क्या लिखेंगे कि किसी समतल दर्पण पर, अगर ओनली पर अभिलंब की परिभाषा दें तो लिखेंगे किसी समतल दर्पण पर किसी बिंदु पर खींचे गए, और उसे अगर यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु रहेगा तब आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। ठीक, लेकिन ये तीनों में से अगर कोई नहीं है तो किसी भी समतल दर्पण में किसी भी बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं? लंब डाल सकते हैं, और उसी लंब को क्या कहेंगे भाई? अभिलंब कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपतन कोण आ जाएगा। तो आपतन कोण के बारे में लिखेंगे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु के, आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, आपतित किरण तो आया ही आया है। ठीक, उसके साथ साथ आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, उस अभिलंब से जो कोण बनता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं भाई? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद परावर्तन कोण आएगा। तो परावर्तन कोण आएगा तो आपको क्या करना है भाई? परावर्तन कोण में ऐसे लिखना है, जैसे आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बना उसे आपतन कोण कहे, तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। एक बार फिगर में समझा देते हैं। ठीक, तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई।
तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं, आपको फिगर में समझा देते हैं। हाँ तो भाई ये देखो इस टॉपिक पर बड़ा ही मस्त टॉपिक है और बड़ा ही भिविया टॉपिक है। ध्यान देना कि ये टॉपिक से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आता है और आता रहेगा। ठीक क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सच्ची बात है भाई, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ये बात हमने आपको समझा दिया था पहले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक, खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक जगह पर होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, फिगर हमने कहा था कि फिगर बना के समझा देंगे, फिगर बना के समझा देते हैं। ठीक, फिगर बना हुआ है ये भाई, ये क्या है, ये समतल दर्पण है। प्रकाश यहाँ ए बिंदु से ए बिंदु को हम मान लेते हैं क्या भाई, सूर्य। ये ए बिंदु क्या है, सूर्य है। तो ये सूर्य है, सूर्य से हमें जो है प्रकाश मिल रहा है। ठीक, ये सूर्य है, सूर्य से जो है हमें प्रकाश मिल रहा है भाई, सूर्य प्रकाश दो आराम से, तो सूर्य से प्रकाश मिल रहा है। और ये प्रकाश जो है समतल दर्पण से यहाँ से टकराता है और यहाँ से टकराने के बाद इधर निकल जाता है। तो ये किरण जो आई, टकराने से पहले किरण क्या थी, आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण गई वो परावर्तित किरण। और इसके बाद जो है जिस बिंदु पर टकरा रही है वो कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचा गया है ON। ये ON क्या है भाई, अभिलंब है। तो इस अभिलंब, इस ON अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहेंगे भाई आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण को ऐसे लिखते हैं। ठीक, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहेंगे भाई परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। ठीक, और ये O क्या है, आपतन बिंदु है। और ये N और O क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब लिख करके यहाँ डायरेक्ट तिरका चिन्ह बता दिए कि ये भाई अभिलंब है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। ए बिंदु से O के बीच की क्या है, आपतित किरण। O से B तक क्या है, परावर्तित किरण। और उसके बाद देखो NOB क्या है, परावर्तन कोण। और AON क्या है, आपतन कोण। ठीक, क्लियर हो गया। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से सूचित किया जा रहा है। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा अब कि ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिगर से अच्छे समझ जाते हैं बच्चे। हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, 10th में थे, तो फिगर हमें, फिगर से अगर गुरुजी बताते थे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता था। ठीक, वही हम आपके सामने किए कि हम फिगर बता दिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आप सामने आ जाते हैं। तो भाई यहाँ तक प्रकाश के परावर्तन के नियम तक हो गया। अब कल से प्रतिबिंब वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो बाकी प्यारे साथियों आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।